नए क्वेश्चन के साथ मिडिवल हिस्ट्री शुरू करते हैं, मध्यकालीन इतिहास के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ से जो है अरबों का शासन शुरू हुआ था। अरबों और तुर्की, अफगानी, उज्बेकिस्तान, ये 4 प्रकार के लोगों ने ही कबीले के रूप में भारत पर आक्रमण कर करके भारत पर शासन किया और 800 साल तक भारत पे शासन इनका ही रहा। ये अलग अलग रूप में अपना भारत में रूल करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं, एक एक क्वेश्चन इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, उस आक्रमणकारी का नाम बताइए जिसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और छापा मारा था। तो वो था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 1025 में गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी सुब्तुगीन का पुत्र था, जो गजनी के स्वतंत्र शासक के रूप में प्रसिद्ध था। गजनी एक शहर है जो अफगानिस्तान में स्थित है। वहाँ का ही एक प्रसिद्ध स्वतंत्र शासक था सुब्तुगीन, उसका पुत्र था महमूद गजनवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए इसका थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए भारत में पर 17 बार आक्रमण किए थे इसने। सोमनाथ मंदिर को तोड़कर उसके तोड़ने के कारण मोहम्मद गजनवी को बुत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक भी कहा गया इतिहासकारों के द्वारा। इतना क्रूर शासक था ये। शासक नहीं कहेंगे इसे, लुटेरा कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के भारत अभियान के दौरान उसके साथ एक मुस्लिम विद्वान भी आया था, उसका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी आया था और उसने किताब उल हिंद लिखी, तहकीक हिंद लिखी थी। फारसी विद्वान था और उज्बेकिस्तान का था और कई भाषाओं के बारे में यह जानकार था ये। ठीक है, और इस अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए गुजरात समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? ये महमूद गजनवी ने। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन बन के आते हैं अलग अलग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ चुके हैं हम। गुलाम वंश के कुछ क्वेश्चन है। गुलाम वंश का जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और इसने ही सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना भी करी थी, लेकिन पूर्ण रूप से स्थापना करी थी वो इल्तुतमिश ने करी थी। ये है कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इल्तुतमिश ने मीनार की 3 मंजिल बनवाई। फिरोज शाह तुगलक ने मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। इसकी कुल ऊंचाई जो है 72.5 मीटर है। देखिए वहाँ पर बताया जाता है आज भी अगर आप जाओ घूमने तो इस प्रकार के पिलर खड़े थे। तो इस प्रकार के पिलर जो होते हैं ना एक मंदिर का रूप देते हैं। तो आज उसके ऊपर एक मीनार टाइप की ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। तो पहले जो था ना एक मंदिर ही था और उस पर अच्छे तरीके से छप भी रहे हैं, छोटी छोटी मूर्तियां बन रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खान समकालीन किसके समकालीन थे? तो इल्तुतमिश के समकालीन थे। तो गुलाम वंश का संस्थापक जो था मुख्य रूप से इल्तुतमिश को माना जाता है और इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान का समकालीन था। चंगेज खान ने 1221 में भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवारी तुर्क था। इल्तुतमिश जो था इलवारी तुर्क थे जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। यानी कि बगदाद के खलीफा से कहा था इन्होंने कि हमें एक सुल्तान बनना है और हम आज से उस राज्य का शासक बन के शासन करना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम के असफल होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? उसका महिला होना। देखिए इनके उसमें महिलाओं को इतना बड़ा पद नहीं दिया जाता, पहले से ही महिलाओं को दास बना के गुलाम बना के रखा जाता है। तो क्वेश्चन ये है, रजिया सुल्तान जो दिल्ली की सल्तनत की पहली रजिया शासिका थी जिसने 1236 में दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली थी। रजिया की सफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलाम सरदारों ने इसका विरोध किया था और जिस कारण रजिया ने असफलता पाई थी अपने मुकाम पर। ठीक है, कुतुब मीनार जिस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था उसका नाम था लास्ट में इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने जब चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी किसी कारण तूफान उफान आ गया होगा तो वो 5वीं मंजिल पूरी करवाई थी। अगला है,
देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि ये पोलो का खेल होता है जो पोलो के नाम से जाना जाता है, खेलते समय हो गई थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 तक मात्र 4 साल तक ये संस्थापक रहा था दिल्ली सल्तनत का, लेकिन लाहौर में जाके इसको दफनाया गया, वहीं इसका एक मकबरा है। ठीक है, चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जिसे लाख बख्श लाख देने वाला के नाम से जाना जाता है, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके विद्वान कहते हैं, जो इनके उस टाइम पे ये विद्वान जो लेखककार थे, कि लाखों का दान देने वाला था ये, और गुलाम वंश का स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अपने भारत का एक उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, अब गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक जो बताया जाता है वो इल्तुतमिश को बताया जाता है, लेकिन गुलाम वंश का ओनली संस्थापक जो बताया जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बताया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन से शासक ने रक्त और लोहे की नीति का अनुसरण करने के लिए कहा था? देखिए लोहे की रक्त और नीति ये थी कि जितना वजन तुम कम करोगे उतना ही तुमसे मांस खींच लिया जाएगा, यानी कि उतना ही तुम्हें जख्म दिया जाएगा। तो ये कर रहा था बलबन ने। तोलते समय जो भी तुम गड़बड़ी करते हो तो उतना ही तुम्हें उस वजन का बदली तुम्हें मांस या तुम्हें जख्म दिया जाएगा। तो ये बलबन ने स्टार्ट किया, गयासुद्दीन बलबन ने। जो बलबन जो था वो काफी शासन को लेकर काफी कठोर था, उसने कई प्रकार के नियम भी लगाए थे। देखिए बलबन ने अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए उनके विरुद्ध लोहे और रक्त की नीति का अनुसरण किया। बलबन जो 1266 में गद्दी पर बैठा था, आसीन हुआ था, उसी के दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो थे। ये अमीर खुसरो वे थे जिन्होंने 7 शासकों का समय काल देखा था। और बलबन ने तुर्कीन ए चहलगानी का विनाश किया, यानी कि जो इल्तुतमिश के द्वारा 40 सरदारों के द्वारा गठित 40 सरदार हुआ करते थे, जिसमें हर प्रकार के निर्णय लिया करते थे इस्लाम को लेकर, उसको जो है ना इन्होंने तुर्की, तो वो तुर्की थे एक तरीके से, तो वो उसका सिस्टम खत्म कर दिया था इन्होंने, अपना आप को ही उस ईश्वर का दूसरे रूप मांगने लगा था बलबन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। आगे है कि दास वंश के किस सम्राट ने जिले इलाही की उपाधि प्राप्त की थी? तो वो गयासुद्दीन बलबन ने ही की थी। जिले इलाही का मतलब क्या होता है हम बताएंगे। देखो, दास वंश के सम्राट गयासुद्दीन बलबन ने जिले इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की। जिले इलाही उर्दू का अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है भगवान की दया और सुरक्षा, यानी कि भगवान की में दया और सुरक्षा, ये हिंदी में है नहीं। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित किया और लोहा रक्त की नीति का पालन किया। बलबन पहला सुल्तान था जिसने स्वराज सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, कि राज्य में शासन कैसा चलेगा इसका मैं प्रतिपादन करता हूँ। बलबन ने ईश्वर, शासक और जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को वो करा था। कैसे करा था कि भाई बलबन थे बीच में, इधर है जनता और इधर है ईश्वर। बलबन से को डायरेक्ट बात और बलबन पहुंचा देगा ईश्वर तक बात। तो देखिए ऐसा था। और इसने फारसी की परंपरा के अनुसार सिजदा और पाबोस भी अपनाया था। सिजदा और पाबोस मतलब कहते हैं, जब कोई राजा के सामने आए या शासक के सामने आए तो पहले वो सिर झुकाए और फिर पाबोस करे, सलाम करें, फिर इल्तुतमिश को आगे अपनी बात कर कुछ रखें। तो इस प्रकार का काफी कठोर दयावान नहीं है, कोई तरीके से कट्टरवादी था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के वंशों की 1206 से 1526 तक सूची बनाई। तो सूची पहले ये थी कि दास वंश था, फिर आया तुम्हारा जी खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, फिर आया तुम्हारा सैयद वंश, फिर आया लोधी वंश। तो ये ऑप्शन है तुम्हारा सी। ठीक है, सी ऑप्शन है। हम देखते हैं आगे कैसे कैसे हैं। देखिए मामलूक वंश जिसे हम दास वंश भी कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और 1206 से 1290 तक चला था ये, पूरे पूरे 86 वर्ष तक चला था। फिर आया था खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था, 1290 से 1320 तक चला था। और इसके बाद आया था तुगलक वंश, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे, 1320 से 1414 तक चला था। सैयद वंश आया था, खिज्र कहाँ आया था, खिज्र कहाँ जो चला था 1414 से 51 तक चला था। लोधी वंश बहलोल लोधी था,
लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला था। इसके बाद खिलजी वंश के कुछ क्वेश्चन है। अमीर खुसरो, देखिए अमीर खुसरो के बारे में बहुत अच्छी बात है। अमीर खुसरो एक किसके, अलाउद्दीन के समय एक सुविख्यात दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो का मूल नाम अब्दुल हसन था। इनका जन्म 1253 में एटा जिला, जो आज वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दिल्ली में जारत है, उनके शिष्य थे। देखिए इन्होंने 7 अलग अलग सुल्तानों के दरबार में रहे थे और सबके बारे में इन्होंने लिखा भी है। इन्हें तोतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते हैं कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वारा अलाई दरवाजा जो किसने निर्माण करवाया था, वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 1311 में करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दिल्ली सल्तनत का मुखिया बनने वाला एकमात्र परिवर्तित भारतीय मुसलमान था? यानी कि वो मुसलमान जिसे कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया गया हो, वो था नसरुद्दीन खुसरो खान। कैसे था, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इनकी पहले से ही ये नीति रही है कि दूसरे को इस्लाम धर्म में लाना और उसको उच्च पद में बिठाना, ताकि वो कभी अपना नीचापन महसूस ना कर सके। ठीक है, नसरुद्दीन खुसरो खान शाह, जिसका नाम शाह था, पहले शाह हुआ करता था, अब नसरुद्दीन शाह हो गया, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र परिवर्तित यानी धर्मांतरित भारतीय मुसलमान था। उसने खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी। देखिए उसने हत्या कर दी थी और उसको फिर बड़ा एक सिंहासन पर बिठाया इन्होंने। कुछ महीनों के लिए प्रतीक रूप से दिल्ली चलाता रहा, वो सुल्तान बन गया था। लेकिन दिवालपुर के राज्यपाल गाजी मलिक को जब ये पता 20 में पता चली बात, तो उसने उसकी हत्या कर दी। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करके वो दिल्ली पर बैठ गया। ठीक है, तो एक से एक कलाकार था इनमें। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने षड्यंत्रों के होने से पहले उनकी रोकथाम करने के लिए दावतों और स्वभाव को प्रतिबंधित कर दिया और पूरे देश में गुप्तचरों का जाल फैला दिया? तो ये एक अलाउद्दीन ही था। अलाउद्दीन की कई प्रकार के भारी आक्रमण और घरेलू आक्रमण देखने को मिले थे, इसलिए इसने गुप्तचरों का विभाग की स्थापना करी थी। देखिए क्या इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सल्तनत का प्रमुख शासक था। इसने घोड़ों को दागने हुलिया प्रथा को चलाया था। देखिए जब ये युद्ध क्या करते थे उस टाइम पे, इनके घोड़े, इनका आदमी आपस में एक दूसरा आदमी से मिल जाते थे। इन्होंने अलग आदमी को पहचान दी थी कि तुम दाढ़ी रखो और टोपी लगाओ, ताकि तुम्हें अलग ही पहचान लिया जाए। और जो राजपुताना हुआ करते थे वो मूछे रखते थे अपने, उनको अलग एक पहचान मिली थी मूछे रखनों के। ठीक है, तो ये कोई ऊपर से नहीं आया आदेश, ये सब धीरे धीरे बनते चले गए जब लोग बाग आपस में मिलने लगे। तो 1304 में अपनी राजधानी बनाया था सीरी को। ठीक है, सीरी एक नगर बसाया था मंगोलों ने आक्रमण करके। ठीक है, और इसने अध्यादेश जारी किए थे, जो निम्न की भूमि जब्त करके उसे खालसा भूमि में परिवर्तित किया था। तो पहला था, इसने अमीर वर्ग की भूमि को जब्त करके उसे खालसा भूमि में परिवर्तन करना। यानी कि पहले तो ये चलता था खालसा भूमि में परिवर्तन, लेकिन अब क्या चलता है, अब ये वक्फ बोर्ड में हिस्सा बना लेते हैं, वक्फ बोर्ड का हिस्सा बना लेते हैं। तो अभी भी कोई वो नहीं है, बस शब्दों का सिस्टम बदल गया है। देखिए गुप्तचर प्रणाली का गठन इसको मजबूती से लागू किया गया था। दिल्ली के अंदर शराब भी उन्होंने बैन कर दी थी और अमीर वर्गों से मिलना मिलाप भी बंद कर दिया था, ताकि ये दूसरा तरीका ना अपनाने लगे। घूमने उमने सारी चीजों पे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, ताकि ये अपने ही कबीले के रूप में अपने ही राजा महलों के आसपास अपने ही नियम को मान के चले। तो ये बहुत तगड़ी सोची संजी साजिश थी। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, तुगलक वंश के कुछ क्वेश्चन है। तुगलक वंश के क्वेश्चन है, मार्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे बड़ा पागल बताया गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में, एक एनालाइज करते हैं। देखिए मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री जो था इब्न बतूता, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, जब 1325 से 51 तक इसका शासनकाल था। सुल्तान ने उसकी
विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी, यानी काजी जो वो होते हैं जो अब नमाज क्या करते हैं और अच्छी कुरान की बात बताया करते हैं, तो उन्होंने ही इसको अच्छी तरीके से परिवर्तन करवा के काजी बना दिया। और उसकी पुस्तक रहला, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। आप पढ़ोगे तो जानोगे कैसे कैसे इन्होंने अपनी ओर मार्को को, इब्न बतूता को अपनी ओर आकर्षित करा था। चलिए, तो इनकी पहले से परंपरा रही है। खैर, जौनपुर शाह किसकी याद में स्थापित किया गया था? जौनपुर शाह जो स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसकी याद में क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि जौन खां इसका नाम था, इसलिए इसने स्थापित करा था, है नहीं। सर्वप्रथम कन्नौज के शासक ने आक्रमण करके इसे अपने अधीन कर लिया था, लेकिन यवनपुर रखा था इसका नाम। और इसके बाद फिर तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक के साथ स्थापना करी थी, और इसके चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक भी था। फिरोज शाह दोनों ने मिलकर इसका नाम अपने नाम पर कर दिया, जिसका नाम जोना खां और जौनपुर नाम से सर की स्थापित किया। सर की कला के प्रेमी थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये अभी बताया मैंने, मोरक्को से आया था, कोई नई बात नहीं है। मोरक्को से आया, 1333 में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के उसमें आया था, और रहला नाम की पुस्तक लिखी थी इसने। ठीक है, और 14वीं शताब्दी के उपमहाद्वीप संस्कृति के बारे में इन्होंने बताया था। और अगला है क्वेश्चन है, ठीक है, स्वर्गगिरी सीवर, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम ने 2.5 वर्ष बिताए थे। स्वर्गगिरी सीवर एक समय काल है 2 वर्षों का, गंगा नदी के किनारे बिताए थे। वहां पे क्या हुआ था, अकाल आ गया था। अकाल यानी कि सब सूखा हो गया था, ना कोई खाने को मिल रहा था ना कुछ, लेकिन ये लोग वहीं पे ही बैठ गए थे, इसलिए इसी वजह से इनका शासन के समय काफी लोगों को परेशानी मिली थी, काफी लोग मर गए थे। अगला वो है कि सुल्तान ने अपने महल के खूबसूरत भित्तों चित्रों को मिटाने का आदेश दिया था। देखिए, ये था फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था। क्या हुआ, इसने जो है ना एक किला जीता राजपूतों का। उस राजपूतों के किलों में भगवान की तस्वीर बन रही थी, तो उन तस्वीरों को मिटाने का आदेश दिया, और अपने इस्लामी शरीयत कानून के हिसाब से वहां पे इसने कोई चित्र ना बने, या कोई चित्र, सभी चित्रों को नष्ट करके और बस रेशमी वस्त्रों का प्रयोग को रोक लगवा दी, और ये नियम लागू कर दिया। तो ऐसा हो करता था, सारी संस्कृति ऐसा इन्होंने हमारी मिटाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश राजवंश का संस्थापक कौन था? सैयद राजवंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां के बारे में पढ़ते हैं हम। सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था ये 1414 से लेकर 51 तक शासन किया। खिज्र खां सुल्तान उपाधि धारण नहीं की थी, वह रैयत ए आला की उपाधि से संतुष्ट था। उसने क्या था, सिक्कों पर अगर तुगलक के चिन्ह बनने हुए तो उसी का नाम से सिक्के चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश से क्वेश्चन है, आगरा शहर को किस शासन ने बसाया था? तो आगरा को सिकंदर लोधी ने बसाया था। कब बताया? जब ये शासक बना था 1498 में, और 1404 में सिकंदर ने लोधी नगर बसाया था, जिसे लोधी आगरा के नाम से जाना जाता है। और इसने एक भूमि को नापने के लिए गजे सिकंदरी के नाम से प्रचलित सिकंदर लोधी ने चलाया था। इतना ही है नहीं, और आगरा को राजधानी बनाया था। अब लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो गई थी बहलोल लोधी के द्वारा। देखिए, 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोधी शाह गाजी का उपाधि धारण करके दिल्ली पर सिंहासन पर बैठ गए थे। और अगला क्वेश्चन है, देखिए इनका प्रशासन कैसा था? समकालीन काल का प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में भूमापन के लिए प्रयुक्त पद क्या था? वो था मसाहत। मसाहत तो जो था, देखिए अगला क्वेश्चन है, इन्होंने जो जी चीज स्थापित की उसके बारे में क्वेश्चन है, किस वास्तुशिल्प के संदर्भ में 2 गुम्बद प्रमुख विशेषता है लोधी की? देखिए, लोधी वंश की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, भारत में जो लोधी काल था, उसी काल में मकबरों का काल कहा जाता है। उससे पहले कोई मकबरा नहीं था, ना ही कोई मजार थी। लोधी काल की स्थापत्य कला की विशेषता स्थानीय शिल्प, यानी लोगों ने तराश तराश के मकबरे बनाए थे, और जिसे तुर्की शिल्प का मिश्रण था। सिकंदर लोधी के समय एक नई शैली का
शुरुआत हुई थी, जिसमें एक गुम्बद के स्थान पर दोहरे गुम्बद का प्रयोग किया गया था, कि 2 गुम्बद रखे जाएंगे, एक इस कोने पे, इस कोने पे, और अष्टभुजी मकबरों का बहुयातायात निर्माण कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए इनका साहित्य कैसा रहा, साहित्य के में क्वेश्चन है इनके। किसने 8 दिल्ली सल्तनत के शासनकाल को देखा था? तो अमीर खुसरो ने 8 जनों के शासनकाल को देखा था, और ये मैंने बताया था आपको, तोते हिंद के नाम से जाना जाता है, और 1253 में एटा जिले में ये जन्मे थे। और सूफी संत के भक्ति आंदोलन के कुछ क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से, सूफी संत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन जो है वो है हमारा पहला और तीसरा और चौथा है। ठीक है ना, एक एक करके जान लेंगे हम। पहला है, वे संगीत और उपदेशों के जरिए जो थे अध्यात्म का प्रचार किया करते थे, आध्यात्मिकता का, यानी कि भगवान की ओर आकर्षित करते थे, ढोल बजा के या फिर संगीत बजा के। और सूफी धार्मिक संप्रदाय का सिलसिला एक संगठित होते थे, यानी कि एक बहुत सारे लोग बाग एक साथ जाया करते थे, ताकि सारे दूसरे लोग बाग इनकी बातों में आ जाएं और इन पर आक्रमण ना करें। ठीक है, और ये पीरी और मुरादी परंपरा का आरंभ इन्होंने ही किया था, यानी कि पीर बाबा, कहीं कोई मर जाए तो उसको पीर बना के पूजने लगो, उसके उसके पूजने से उसकी मुराद पूरी हो जाती है। कोई वो नहीं थी, ये सब 12वीं-13वीं शताब्दी से स्टार्ट हुई थी। तो इस अगला क्वेश्चन है, कौन प्रसिद्ध सूफी संत को चिरागे दिल्ली के रूप में जाना जाता है? तो चिरागे दिल्ली के रूप में जाना जाता है, तुम्हारा आंसर है जी तुम्हारा सी, शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को। बताओ शेख नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा क्या कर गया था चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है? तो इसे चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नसरुद्दीन मोहम्मद चिश्ती संप्रदाय के संत थे। इनका जन्म 1274 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1356 में हो गई थी। ठीक है, देखिए इन्होंने कुछ ऐसा कोई काम नहीं करा पूरी दुनिया को जो आज इनके नाम से पूजे या इनको कुछ अच्छा आदर्श माने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह सी दिल्ली में है। बताओ इन्होंने क्या काम करा था, ऐसा क्या इतिहास लिखा था, इन्होंने क्या करा था, जिन्होंने पूछते हैं लोग बाग जाके। मैं तो बिल्कुल मानता नहीं हूँ इन चीज को। ठीक है, नहीं इन्होंने अपनी कौम के लिए करा होगा तो इनकी कौम मानती होगी। ठीक है, नहीं देखिए अगला है, भक्ति आंदोलन के हैं कुछ, भक्ति आंदोलन का है। पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के जो हेड किसे माने जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर? ठीक है, नहीं तो वो ज्ञानेश्वर को माने जाते हैं। ज्ञानेश्वर एक क्या थे, देखिए संत ज्ञानेश्वर को महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रवक्ता माना जाता है। बरकरी संप्रदाय का तो माना जाता है, बरकरी संप्रदाय का एक पूर्ण भक्ति संप्रदाय है जो शंकराचार्य के अद्वैत में विश्वास करता है। ज्ञानेश्वर धनेश्वर को बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। वारकरी परंपरा का विकास दक्षिणी महाराष्ट्र में पंढरपुर के आसपास अधिक हुआ है। बागवरी से जुड़े भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, चोखा मोला आदि महाराज शामिल हैं। तो इसमें ज्यादा कोई क्वेश्चन खास नहीं है, चलो अगला पढ़ते हैं। देखिए हमें जो है ना अपना इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, हमारे अपने इतिहास से हम भटकेंगे नहीं कभी, ना ही हम कभी झूठ बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, भक्ति संत रहस्यवादी काव्ययात्री जो मीरा थी, वो इनके बारे में क्या था, मतलब कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इनका जन्म राजपूत शाही परिवार में हुआ था। उनका विवाह एक राजपूत राजा से भी हुआ था। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। ये श्री कृष्ण जी की भक्ति थी, भक्ति में लीन हो गई थी। देखिए मीराबाई का जन्म राजपूत शाही परिवार में जोधपुर के चौकड़ी यानी कुकड़ी गांव में 1498 में हुआ था, जब पुर्तगाल भारत पे आया था। ठीक है, मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजा महाराणा संगा के पुत्र यानी कुंवर भोजराज से हुआ था। महाराणा संगा के पुत्र कुंवर भोजराज से हुआ था, और इन्हें हिंदी गुजराती दोनों काव्यत्री माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चैतन्य प्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य प्रभु का जन्म नवद्वीप में हुआ था।
चैतन्य प्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल के नवद्वीप शहर में 18 फरवरी 1486 को हुआ था। इनके बचपन का नाम शिवम्बर मिश्र था। लोग इन्हें निमाई कहकर पुकारते थे। और अगला क्वेश्चन है, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। देखिए 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत के गंगी क्षेत्र यानी गंगा का जो क्षेत्र है वहां पे बेसो संत थे। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे, जिसमें एक रविदास जी भी थे। ठीक है, तो ये अलग अलग शिष्य ने अलग अलग पहचान बना दिया। आज कुछ तो इनकी जातियों पे के रूप में इन्हें पूछते हैं, कुछ इन्हें महान बना के पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से किसने संप्रदाय और संस्कारों का कड़ा विरोध किया और संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने का जोर दिया? वो थे चैतन्य। चैतन्य ने कह दिया भाई संस्कृत हमारी समझ में आती नहीं और हिंदी हमारी समझ में आती है, इसलिए हिंदी हमारी सबसे आम भाषा रहेगी और साथ में एक प्रचारिक एवं भक्ति काल में प्रयोग कम्युनिकेशन जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत आया था अभी कंप्यूटर ऑपरेटर 2024-25 में आया था। बाबर के समकालीन कौन दक्कन का प्रसिद्ध शासक था? तो ये था कृष्णदेव राय। देखिए उस समय जब बाबर का शासन उत्तर भारत में चलता था तो दक्षिण भारत में भी कृष्णदेव राय अधिक प्रसिद्ध शासक थे बाबर के समय। उनके शासनकाल 1509 से 1529 तक चला, लेकिन ये हमारे इतिहास में इनके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया क्योंकि बाबर महान था इसलिए बताया गया महान के बारे में। और सबसे बड़ी कमी ये रही हमारी कि हमारा आज भारत को इतिहास आज़ाद होने के बाद शिक्षा मंत्री घटिया मिला। साम्राज्य शांति व्यवस्था शक्ति समृद्धि और विद्या में अपने चरम पर पहुंच गया। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा में उन्हें सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। जब बाबर ने इन्हें सबसे शक्तिशाली शासक बताया है तो इतिहासकारों ने क्यों नहीं बताया? तो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। चलो अगली बात करते हैं। क्वेश्चन अगला है, देखिए किसके शासन काल के दौरान मंदिर में कल्याण मंडप का उल्लेखनीय विशेषता थी? तो ये थी हमारी जो विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य के जो मंदिर हैं उसमें कल्याण मंडप का एक उल्लेखनीय विशेषता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 में की थी। ये क्वेश्चन कंप्यूटर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2026 में 25 में आया था। तो देखिए हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर और देवराय प्रथम का हजारा और राम मंदिर विजयनगर वास्तुकला का प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक जिनका नाम कृष्णदेव राय था किस राजवंश से संबंधित थे? वो थे तुलुक राजवंश। देखिए तुलुक राजवंश वो राजवंश था जहाँ से अलाउद्दीन का हिजड़ा, जिसे हम जानते हैं कोहिनूर हीरा ले आया था ठाके वहां से। ठीक है, हम पढ़ेंगे वो भी, लेकिन एक दो क्वेश्चन आगे चलते हैं। विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय जो 1509 से 29 तक तुलुक राजवंश के सबसे महान शासक थे। तुलुक राजवंश का स्थापक वीर नरसिंह था। विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न राजवंशों का क्रम संगम वंश, तुलुक वंश और बीड़ू वंश था। ठीक है, तो ये 4-5 प्रकार के वंश उस विजयनगर साम्राज्य में चले थे, जो अब विजयनगर साम्राज्य नाम का एक शहर बचा है मात्र। देखिए क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 36 में हुई थी हरिहर बुक्का के थ्रू। ठीक है, 36 में ये क्वेश्चन आया था। अगला है बहमनी साम्राज्य। क्वेश्चन है, किस बहमनी शासक ने राजधानी को गुलाबगर्गा से बिदर स्थानांतरित कर दिया था? तो ये कर दिया था महमूद शाह ने। क्वेश्चन है इसका वो अहमद शाह ने किया था, अहमद शाह ने, है नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी गुलबर्ग बनाया। शहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से हटाकर बिदर में स्थापित की थी।
अगला है मुगल साम्राज्य, ये पढ़ते हैं हम कल। आज के लिए इतना ही। धीरे-धीरे हमारी भाषा में सुधार आ रहा है और हम अच्छी तरीके से बोल भी पा रहे हैं। आप सपोर्ट बनाए रखिएगा और लाइक